जैसा कि मेरा बैकग्राउंड बॉटनी से है तो मैं बॉटनी के रिलेटेड ही कोशिश करूंगा एक टॉपिक समझाने की। टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है नॉमेनक्लेचर। कि जब भी हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो, वो आएगा तो हम उसको कैसे नाम देंगे, एक ऑर्गेनिज्म की नेमिंग कैसे दी जाएगी, उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस बैठती है हर 6 साल के बाद, जिसे हम बोलते हैं बोटेनिकल कॉन्फ्रेंस। उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट्स को नाम दिया जाता है। ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस आती है जूलॉजिकल कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस के तहत किसी भी एनिमल्स को नेम दिया जाता है। तो ये जो नेमिंग है ऑर्गेनिज्म की, ये एक स्पेसिफिक ब्रांच आती है बायोलॉजी की, उसमें हम ऑर्गेनिज्म की नेमिंग देते हैं और इस ब्रांच का नाम आता है टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी वर्ड है, ये टैक्सोनॉमी जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, टैक्सिस और नॉमस। टैक्सिस का मतलब होता है क्लासिफिकेशन और नॉमस का मतलब होता है रूल। किस रूल के तहत हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। तो टैक्सोनॉमी में सबसे पहले कुछ स्टेप्स किए जाते हैं। अब वो स्टेप्स क्या है? मान लो हम किसी एक फील्ड में गए, हम इस फील्ड में सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट करेंगे। तो पहला स्टेप आता है हमारा कलेक्शन का, कि हम एक फील्ड में जाएंगे, वहां से हम प्लांट्स को, एनिमल्स को कलेक्ट करेंगे, और हम ये कह सकते हैं किसी भी लिविंग थिंग को हम वहां से कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करने के बाद हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। दूसरा स्टेप आता है डिस्क्रिप्शन राइटिंग, मतलब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अगर उसमें कुछ मैमल्स लाइक कैरेक्टर हैं तो उसको हम क्लास मैमल्स में रखेंगे। अगर उसमें वो शेड लविंग प्लांट है तो उसको हम टेरिडोफाइट्स में रखेंगे। अगर उसको वाटर जरूरी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए तो उसको हम ब्रायोफाइट्स में रखेंगे। अगर उसकी बॉडी थैलॉइड बॉडी है, थैलॉइड बॉडी मतलब है कि उसकी बॉडी जो है वो ट्रूली डिफरेंशिएटेड नहीं है, रूट, स्टेम और लीफ है, तो हम उसको एल्गी में रखेंगे। अगर ऐसी प्लांट बॉडी है जो नॉन फोटोसिंथेटिक तो हम उसको किंगडम फंजाई में रखेंगे। ठीक है, ये दूसरा स्टेप आता है, दैट इज डिस्क्रिप्शन राइटिंग। थर्ड आता है आइडेंटिफिकेशन। फिर हम इसको पहचानेंगे। पहचानेंगे क्या कि भाई ये एल्गी का कौन सा मेंबर है, क्या ये रोडोफाइटा है, क्या ये क्लोरोफाइटा है, ऐसे ब्रायोफाइट में क्या ये मॉस है, ऐसे ही टेरिडोफाइट्स में क्या ये सिलोफाइटा है, लाइकोफाइटा है, ऐसे ही जिम्नोस्पर्म में क्या ये साइकस वाली फैमिली से बिलोंग करता है, क्या ये पाइनस वाली फैमिली से बिलोंग करता है, क्या इसमें वेसल्स हैं तो हम उसको जिम्नोस्पर्म में रखेंगे। फिर अगर हम देखेंगे कि इसमें अगर फ्लावर बन रहा है तो हम उसको एंजियोस्पर्म में कैटेगराइज करेंगे। ये तीसरा स्टेप आता है इसमें, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। फिर आता है फोर्थ नॉमेनक्लेचर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। आगे इसी पे मैं चर्चा करूंगा कि नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर का लिटरल मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक तरीके से हम उसको नाम देंगे। जैसे मेरा नाम उमैर आलम है, मेरा नाम मेरे घर वालों ने रखा उमैर आलम। ऐसे ही साइंटिफिक नेम भी होता है, जैसे यूनिनॉमियल एक ही नाम होगा, बाइनॉमियल 2 नाम होंगे, ट्राइनॉमियल 3 नाम होंगे, पॉलिनॉमियल 3 से ज्यादा नाम भी होंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई हमने एक स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा, एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा, ताकि उस नेमिंग से उसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो। जैसे हम राजमा बोलते हैं या किडनी बीन बोलते हैं, अगर हम फैसुलस वुल्गैरिस को लेंगे हम उसको सिंपल में राजमा बोलते हैं, या कोई इसको किडनी बीन बोलता है, कोई इसको फलियम बोलता है, लेकिन साइंटिफिक बोटेनिकल लैंग्वेज में उसको हम फैसुलस वुल्गैरिस बोलेंगे। अब ये नाम कैसे दिया, इसके ऊपर आया नॉमेनक्लेचर। इसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बिठाई गई और उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को नेम दिया गया। चलिए शुरू करते हैं इसी को कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। बायोलॉजी इज अ फंक्शनल साइंस। बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन राइटिंग लिखेंगे, उसकी कलेक्शन करेंगे, नॉमेनक्लेचर देंगे, आइडेंटिफिकेशन देंगे, और अकॉर्डिंगली किस टैक्सा में वो फिट बैठ रहा है उसमें हम उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें कि जो टैक्सोनॉमी का फादर है, पहली बार तो टैक्सोनॉमी, फर्स्ट टैक्सोनॉमी जो था वो था एंडेरा कैसलपिनो, जिन्होंने पहली बार टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट दिया है। बाद में जो टैक्सोनॉमी पे अच्छे से काम किया वो था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहा है इन बायोलॉजिकल फील्ड में। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहते हैं, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। कैरोलस लीनियस पहला ही ऐसा साइंटिस्ट था
जिसने बाइसेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। एक क्लासिफिकेशन दिया था इसने किंगडम प्लांटी और दूसरा दिया था किंगडम एनिमेली। पहला साइंटिस्ट जिसने साइंटिफिकली क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को वो था कैरोलस लीनियस। इसी कैरोलस लीनियस ने ही नॉमेनक्लेचर दिया है जिसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और ये नॉमेनक्लेचर पहली बार एक्सप्लेन किया था कैरोलस लीनियस ने। उसके बाद अगर मैं इंडियन टैक्सोनॉमी की बात करूं तो इंडियन टैक्सोनॉमी का फादर है हेनरी संटाकू और फादर ऑफ इंडियन बॉटनी वो है विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग जो था ये ब्रिटिश इंडियन था। इन्होंने इंडिया फ्लोरा और फाना, जो इंडिया का फ्लोरा और फाना है वो पूरा क्लासिफाई किया है, इसीलिए इसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। फिर आता है नेक्स्ट कि टैक्सोनॉमी में कौन कौन से स्टेप्स हम लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है डिस्क्रिप्शन, जो कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। दूसरा आता है आइडेंटिफिकेशन, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड आता है नॉमेनक्लेचर, हम उसकी नेमिंग देते हैं। और फोर्थ आता है क्लासिफिकेशन, हम उसको फिर एज पर नॉमेनक्लेचर टाइप हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला जो पहले 3 स्टेप है, चाहे वो डिस्क्रिप्शन है, आइडेंटिफिकेशन है और नॉमेनक्लेचर है, इन 3 को हम एक अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। ये जो अल्फा टैक्सोनॉमी है, इस अल्फा टैक्सोनॉमी में हम सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स मतलब मान लो हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट की एक्सटर्नली हम देखेंगे रूट कैसा है, स्टेम कैसी है, ब्रांच कैसी है, लीफ कैसी है, फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसा है, एक्सटर्नली हम देखेंगे। ऐसे अगर एक ऑर्गेनिज्म मिला, इस ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फीचर क्या है एक ऑर्गेनिज्म के, वो हम स्टडी करते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। क्लियर है। दूसरा स्टेप आता है हमारा दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो ब्रांच है वो आती है हमारी बीटा टैक्सोनॉमी। तो बीटा टैक्सोनॉमी में हम दोनों कैरेक्टर्स देखते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर भी देखते हैं और इंटरनल कैरेक्टर भी देखते हैं। इंटरनल कैरेक्टर में क्या आएगा भाई, अगर लीफ है तो लीफ की एनाटॉमी क्या होगी, फ्लावर है तो फ्लावर की एनाटॉमी क्या होगी। मान लो हमारे पास एंथर है तो एंथर में इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे एपिडर्मिस होगा, एंडोथीशियम होगा, मिडल लेयर होगा, टेपिटियम होगा, ये 4 लेयर्स होती हैं हमारे एंथर में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर, ऐसे ही एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, ये भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्टडी है एक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही आता है साइटोलॉजी, इंटरनली सेल कैसे होंगे। ये दोनों एक्सटर्नल कैरेक्टर भी और इंटरनल कैरेक्टर भी ये हम स्टडी करते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। थर्ड टैक्सोनॉमी आती है हमारी जिसका नाम है गामा टैक्सोनॉमी। गामा टैक्सोनॉमी में हम एक्सटर्नल कैरेक्टर और इंटरनल कैरेक्टर तो पढ़ते ही हैं, साथ में हम इनका देखते हैं कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। जैसे हमें पता है कि जो एल्गी है, ये एल्गी आई कहां से, एल्गी तो वाटर में है, वाटर से पहले क्या था, एल्गी से पहले लाइफ क्या थी, जैसे पहले आर्की बैक्टीरिया आए, आर्की बैक्टीरिया से फिर यू बैक्टीरिया आए, यू बैक्टीरिया से फिर यूकैरियोट्स आए। ये हमें एक साइंटिस्ट बताता है, कार्ल वूज नाम का साइंटिस्ट है, वो हमें बताता है। और मोस्ट ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन जो है वो कार्ल वूज की है कि पहले आर्की बैक्टीरिया आए, फिर यू बैक्टीरिया आए, फिर यूकैरियोट्स आए। यूकैरियोट्स में सबसे पहले यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आए। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में जैसे ग्रीन एल्गी आए, क्लेम्डोमोनास, वॉलवॉक्स, वोचेरिया, ओडोगोनियम, है ना। इसी एल्गी से एक ब्रांच निकली, इसी एल्गी से एक ब्रांच निकली, वहां से बने ब्रायोफाइट्स। फिर ब्रायोफाइट्स में से ही टेरिडोफाइट्स बने, टेरिडोफाइट्स से ही जिम्नोस्पर्म बने, और जिम्नोस्पर्म से आज एंजियोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म में भी आज मोस्ट डोमिनेटिंग प्लांट जो है वो है मोनोकॉट्स। ठीक है, तो ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, जब हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को लेंगे तो वो हम किस में लेते हैं, वो हम लेते हैं गामा टैक्सोनॉमी। उसके बाद एक और टर्म आती है ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी में जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स हमें बनेंगे स्टडी करने के लिए हम वो ले सकते हैं। ठीक है, ये जो अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, गामा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी है, ये टैक्सोनॉमी की टाइप्स डिस्क्राइब की थी एक साइंटिस्ट ने, उस साइंटिस्ट का नाम था तुरी। तुरी ने इन सब टैक्सोनॉमी को क्लासिफाई किया। फिर क्लासिफिकेशन पता है आपको, हम कैसे अरेंज करेंगे ऑर्गेनिज्म को, वो आता है क्लासिफिकेशन में। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन एक ऑर्गेनिज्म की कैसे रखेंगे एज पर देयर नॉमेनक्लेचर टाइप, वो आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। तो मेन टॉपिक जो है वो हमारा नॉमेनक्लेचर का है। नॉमेनक्लेचर का सिंपल मतलब है टू गिव करेक्ट नेमिंग, टू गिव करेक्ट साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की करेक्ट नेमिंग हम कैसे देंगे वो हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, जैसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन है ICBN। अब ये ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये बनाई गई है प्लांट्स के लिए। फिर बाद में
इसको चेंज किया गया है, आईसीबीएन को चेंज किया गया है आईसीएन। अभी आईसीएन क्या है? आईसीएन है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। अब ये कब चेंज किया गया है? ये चेंज किया गया था 2011 में। 2011 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस का नाम है मेलबोर्न कॉन्फ्रेंस। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के एक शहर आता है, वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 2011 में। वहां पे इसका नाम चेंज किया था। अब चेंज क्यों किया था, इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी पर्पस है, वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा क्यों चेंज किया गया। इसीलिए अगर हमने एनिमल्स को नाम देना होता है, एनिमल्स को नेमिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ICZN। ICZN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही बैक्टीरिया के लिए भी एक अलग से, क्योंकि बैक्टीरिया भी एक अलग किंगडम है, किंगडम मोनेरा में आता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के लिए भी नॉमेनक्लेचर है, दैट इज ICBN। इसीलिए चेंज हुआ है, क्योंकि वहां भी ICBN था, यहां भी ICBN था। तो ICBN ये बैक्टीरिया के लिए लाया गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसे आता है वायरस के लिए। वायरस एक नॉन सेलुलर एंटाइटी है, जब उसको होस्ट मिलता है तो वो लिविंग होती है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है। वायरस को हम ए सेलुलर की कैटेगरी में रखते हैं। ऑर्गेनिजम्स को सेलुलरिटी के बेसिस पे 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ए सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ए सेलुलर मतलब विदाउट सेल, और विदाउट सेल कौन होता है? वायरस होता है। वायरस को भूख रहती है, जब उसको होस्ट मिलता है तभी वो लिविंग में आता है, लिविंग नेचर उसका, अदरवाइज वायरस जो है वो नॉन लिविंग नेचर है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था WM स्टैनले, उन्होंने पहली बार वायरस को क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में उन्होंने ही उसको देखा था, और पहला वायरस जो आइडेंटिफाई किया था उन्होंने, वो था टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, जो कि एक RNA वायरस है। ठीक है, उसके बाद ऐसे आता है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनकी हम कल्टीवेशन करते हैं, तो उनके लिए अलग से रूल, उनके लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आते हैं नॉमेनक्लेचर की हिस्ट्री में। एक साइंटिस्ट है, इसका नाम था कैस्पर बोहीम। कैस्पर बोहीम ने बताया कि भाई नॉमेनक्लेचर 2 नाम होने चाहिए। नाम आ गया बाइनरी, बाई मतलब 2, डेरी मतलब नेम्स, 2 नेम क्लासिफिकेशन। ये बुक का नाम है। इस बुक में इन्होंने बताया था कि भाई 2 नाम होने चाहिए। तो इसमें इतना याद रखना कि कैस्पर बोहीम जो था उन्होंने बाइनरी नॉमेनक्लेचर दिया। दूसरे नंबर पे आता है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने एक किताब लिखी थी, इस किताब का नाम था फिलोसफिका बोटेनिका। 1757 में उन्होंने ये किताब लिखी थी। इसी किताब को माना जाता है फाउंडेशन ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। कैरोलस लिनियस ने 7 मेजर बुक्स लिखी हैं। 7 मेजर बुक्स में से 4 इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फिलोसफिका बोटेनिका, दूसरी आती है सिस्टम ऑफ नेचर। सिस्टम ऑफ नेचर में एनिमल नॉमेनक्लेचर बताया इन्होंने। ऐसे ही स्पीशीज प्लांटेरियम, स्पीशीज प्लांटेरियम में पूरे प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। इन्होंने फंजाई को भी इंक्लूड किया है। फिर आता है नेक्स्ट जनरल प्लांटेरियम। जनरल प्लांटेरियम में इन्होंने प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन दी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आता है अगस्टिन डी कैंडोली। ये जो डी कैंडोली है, इन्होंने कोड भी दिया, इसको बोलते हैं कैंडोली कोड। ये कब हुआ था? कैंडोली कोड इन्होंने कब दिया था? 1867 में एक बोटेनिकल कांग्रेस हुई थी पेरिस में। ठीक है ना? तो पेरिस में पहली बार जो बोटेनिकल कांग्रेस का हेड था, जो बोटेनिकल कांग्रेस का डायरेक्टर था, वो बना था कैंडोल। तो वहीं से ये नॉमेनक्लेचर की जो कांग्रेस है हर 6 साल बाद होती है, 5 साल बाद नहीं होती, ये 6 साल बाद होती है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस लानी पड़ती है नॉमेनक्लेचर में, वो चीज बताते हैं इसमें। फिर अब सवाल उठता है कि ICBN और ICZN में क्या फर्क है। जो ICBN है ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी पे। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ? मतलब मान लो 2 साइंटिस्ट हैं, लेट्स सपोज एक संजय सर है और एक आसिफ सर है। दोनों जो है वो एक ही स्पेसिमेन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, संजय सर ने नाम पहले दे दिया, आसिफ सर ने नाम बाद में दे दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ये कहता है कि जो पहले आइडेंटिफाई करे किसी भी स्पीशीज को, नाम वही देगा। ठीक है ना? आसिफ सर ने भी काम किया है, लेकिन इसका काम जो है वो ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। क्रेडिट इनको भी मिलेगा, लेकिन पहला क्रेडिट उसी को मिलेगा जिसने पहले काम किया होगा। ठीक है, ऐसा ही केस हुआ था ना मेंडल के केस में भी। जब मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था, तो उस टाइम जो जितनी भी लाइफ साइंस की ऑर्गेनाइजेशन थी वो किस पे काम कर रही थी? वो डार्विन पे काम कर रही थी, क्योंकि डार्विन ने एक बहुत बड़ी बात बता दी थी कि सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस उन्होंने बताया। तो उस टाइम मेंडल के काम को पब्लिकेशन नहीं मिली थी। बाद में मेंडल की डेथ हो गई। मेंडल की डेथ होने के बाद उसके 17 साल बाद रीडिस्कवर हुआ मेंडल वर्क।
तो मेंडलबर्ग जब रीडिस्कवर हुआ तो 4 लोगों ने ये बताया कि नहीं, ये काम हमने नहीं किया, क्योंकि वो 4 पर्सन ने इंडिविजुअली काम किया है। इसमें कार्ल कोरिन, स्टैनमार्क, इगो डे वेरिस था, और भी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इंडिविजुअली काम किया था। लेकिन उन्होंने देखा कि ये काम मुझसे पहले भी और किसी साइंटिस्ट ने किया है, तो उन्होंने वो अपना क्रेडिट नहीं लिया, उन्होंने वो क्रेडिट किसको दिया, जिसने ओरिजिनल वो काम किया है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वो क्रेडिट मेंडल को दिया, इसीलिए मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि पहली बार उन्होंने वो काम किया था। अब उनका काम पहले पब्लिश क्यों नहीं वो हुआ था, क्योंकि उस टाइम लोग डार्विन के पीछे, अगर उस टाइम लोग मेंडल के पीछे हो जाते तो काम और ज्यादा आसान होता, क्योंकि मेंडल ने जो भी काम किया था वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूले की फॉर्म में सारी बायोलॉजी बताई थी जेनेटिक्स के पर्पज से। फिर आईसीपीएन में टार्टोनिम अलाउड नहीं होता। अब ये एक टर्म आती है टार्टोनिम। टार्टोनिम क्या होता है कि जब स्पीशीज और जब जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम होंगे, मतलब जैसे मैं हूं उमेर आलम, तो मेरा नाम उमेर, तो मेरा पहला नाम भी सेम, सेकंड नेम भी सेम, इसको बोलते हैं टार्टोनिम। जैसे एक इंडियन किंग कोबरा है, उसका नाम है नाजा, NAJA, नाजा, ये दोनों नाम जो है ये सेम है, अगर ये सेम नेम है तो इसको बोलते हैं टार्टोनिम, ठीक है। ये बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में अलाउड नहीं है, एनिमल नॉमेनक्लेचर में अलाउड है, जैसे कैटला, वुल्पस, नाजा, ठीक है ना। रेटस, रेट का साइंटिफिक नेम रेटस, तो ये टार्टोनिम हुआ, मतलब एनिमल नॉमेनक्लेचर में टार्टोनिम अलाउड है, प्लांट नॉमेनक्लेचर में टार्टोनिम अलाउड नहीं है। एनिमल नॉमेनक्लेचर में प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। फिर आते हैं हम रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। देखो, बाइनॉमियल नाम, बाई का मतलब होता है ट्रू और नॉमिनल का मतलब होता है नेम। अब ये दो नाम क्या होंगे, पहला नाम होगा जीनस का नाम, दूसरा नाम होगा स्पीशीज का नाम। जो फर्स्ट नेम है वो जेनेरिक नेम है, सेकंड नेम जो है वो स्पेसिफिक नेम है। एनिमल नॉमेनक्लेचर में हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, प्लांट नॉमेनक्लेचर में बोलेंगे स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज को, जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट करेगा जीनस को। जैसे में हम हमारी बात करेंगे, हमारा जो जेनरा है वो है होमो, और हमारी जो स्पीशीज है वो है सेपियंस। तो होमो इज फॉर जीनस एंड सेपियंस इज फॉर स्पीशीज। ऐसे में एक प्लांट लूंगा, जैसे मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है, जीनस है, इंडिका क्या है, स्पीशीज है। इंडिका इसलिए क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है। दूसरा इसी में बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में आता है कि प्लांट नॉमेनक्लेचर में टार्टोनिम अलाउड नहीं है। जैसे मैंने लिख सकता हूं पाइजियम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, पाइजियम सटाइवम, जिसपे मेंडल ने काम किया है। तो पाइजियम इज नॉट अलाउड इन प्लांट नॉमेनक्लेचर। एनिमल नॉमेनक्लेचर में ये अलाउड है, जैसे मैंने आपको बताया रेटस, वुल्पस, नाजा, है ना। रेड फॉक्स का नाम है वुल्पस, नाजा आ गया इंडियन कोबरा, ठीक है ना। तो पाइजियम अलाउड नहीं है। उसके बाद अब कुछ स्पेसिफिक लेंथ भी होनी चाहिए नाम देने की। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नाम हो, 50 लेटर का नाम, इतना भी छोटा नहीं हो कि प्रोनाउंस ही ना हो पाए। तो ये बताया गया कि द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड नॉट बी लेस देन 3 लेटर एंड नॉट मोर देन 12 लेटर्स। ये रूल 1961 में लागू हुआ कि भाई 3 लेटर से कम और 12 लेटर से ज्यादा नाम नहीं होना चाहिए। अब एक्सेप्शन है इसमें कि वो नाम जो 1961 से पहले दिए गए वो एज सच रहे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगी। उसके बाद जो भी है इस रूल के अकॉर्डिंग ही नाम होगा। एक्सेप्शन है इसमें एक इब, एक एनिमल स्पीशीज है इब, एक ये एग्जांपल है, और दूसरे एग्जांपल है रेसिका पठानकोटेंसिस। ये एक प्लांट है, इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। पठानकोट एरिया से इसको आइडेंटिफाई किया था विलियम साहनी, एक बहुत बड़े इंडियन पेलियोबोटेनिस्ट रहे हैं, उन्होंने इसको नाम दिया था रेसिका। पठानकोट से इसको खोजा था तो पठानकोटेंसिस। अगर मैं पठानकोटेंसिस वर्ड को देखूं तो इसमें कितने लेटर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 लेटर वर्ड्स। तो ऐसा कब ये वजूद में आया था, ये 1961 से पहले था। 1961 के बाद ये रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर अब रूल, एक और रूल है इसमें कि जो जेनेरिक नेम है उसका पहला लेटर हमेशा हम कैपिटल लिखेंगे। जैसे होमो का H कैपिटल, सेपियंस का S समार, होमो सेपियंस। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, अगर स्पीशीज का नाम स्टार्ट होता है साइंटिस्ट से, अगर स्पीशीज का नाम स्टार्ट होता है साइंटिस्ट से, तो उसको फिर हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे आइसोइटस एक प्लांट स्पीशीज है, इसको डिस्कवर किया था पंती ने, PANTI, पंत ने। पंत एक बहुत बड़े बोटेनिस्ट रहा है,
तो आइसोइटस पंथी, तो इसका पी जो है वो कैपिटल रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक रूल है कि अगर जो पहला लेटर है जीनस का वो कैपिटल में लिखा जाएगा, स्पीशीज का लेटर जो वो स्मॉल में लिखा जाएगा, लेकिन अगर स्पीशीज का नाम कैपिटल साइंटिस्ट के नाम से शुरू होता है तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद कुछ 6 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आईसीबीएन की। पहली बात तो ICZN इज इंडिपेंडेंट ऑफ ICBN, मतलब कोई लेना देना नहीं है, ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर अलग है, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर अलग है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर टाइप के हिसाब से उसकी नेमिंग दी जाएगी, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर टाइप, ये टाइपिफिकेशन आता है, टाइपिफिकेशन इज अनदर टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो नॉमेनक्लेचर टाइप जो होता है, इतना याद रखो कि ये एक रूल्स है कि मतलब कौन सा स्पेसिमेन कब आया, उस रूल के हिसाब से नेमिंग देंगे। तीसरा प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, मैंने बताया प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से नेमिंग होगी। उसके बाद साइंटिफिक नेम जो भी होगा उसको लैटिन में लिखा जाएगा, लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। अब हम लैटिन लैंग्वेज का यूज तो नहीं कर रहे हैं, अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको किस में लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं इटैलिक्स में। जब भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे हम इसको इटैलिक्स में लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। अब अंडरलाइन करने का भी तरीका है इसमें, जेनेरिक नेम को सेपरेट अंडरलाइन करेंगे और स्पेसिफिक नेम को सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। अगर हम साथ में इनको अंडरलाइन करेंगे, जेनेरिक नेम को भी और स्पेसिफिक नेम को भी अगर हम साथ में अंडरलाइन करेंगे तो वो नाम इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे मैं लिखूंगा मैंगीफेरा, तो मैंगीफेरा को अलग से अंडरलाइन करूंगा और इंडिका को अलग से अंडरलाइन करूंगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा नॉमेनक्लेचर क्या है और थोड़ा सा टैक्सोनॉमी के बारे में देखा हमने। थैंक यू।